अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस औरत ने बड़ी अजीब बात की थी। एक लम्हे के लिए तो मैं उसका मुंह देखता रह गया था। वो मुझसे मिलने थाने आई थी और मेरे कमरे में पहुंचकर उसने मुझसे पूछा था, थानेदार साहब, आप थाने में बैठे बैठे ही थानेदारी करते हैं या कुछ खबर भी है? इधर कस्बे में क्या हो रहा है? इन दिनों में ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक गुंजान आबाद कस्बे के थाने में तैनात था। कस्बा जलालपुर की आबादी कमोबेश 2000 रही होगी। इस ज़माने में किसी कस्बे की इतनी आबादी कोई मामूली बात नहीं थी। बस यूँ समझ लें कि जलालपुर एक छोटा शहर ही था, जहाँ 300-350 के करीब घर आबाद थे और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ भी मिल जाती थी। बीबी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपने सामने खड़ी सरापा सवाल इस औरत से पूछा। बैठकर आराम से बात करो। उसने अपनी मेज़ के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा किया और कहा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? वो बेझिझक एक कुर्सी पर खींचकर बैठ गई। उसके अंदाज़ो अतवार और गुफ्तगू से यही ज़ाहिर होता था कि वो एक निडर, बेबाक और बहादुर औरत है। वजूद से मजबूत और चेहरे से खासी पुरएतमाद भी नज़र आती थी। मैं उसके चेहरे पर निगाह जमाकर अपने सवाल का जवाब मौसूल होने का इंतज़ार करने लगा। मेरा नाम खुर्शीद बेगम है। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, मैं इधर जलालपुर ही की रहने वाली हूँ और मेरे साथ कोई मसला नहीं है। तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है? मैंने शक-ज़दा नज़र से इसे घूरा। फिर तुम मेरे पास क्या लेने के लिए आई हो? जिसके साथ कोई मसला न हो, क्या वो आपके पास नहीं आ सकता थानेदार साहब? उसने बड़ी सादगी से इस्तफसार किया। ये बात नहीं है खुर्शीद बीबी, मैंने जल्दी से वजाहत कर दी। दरअसल थाना और कचहरी दो ऐसी जगह हैं जहाँ बिला वजह कोई भी कदम नहीं रखता। हाँ, ये बात तो ठीक है थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं भी आपके पास बिला वजह नहीं आई, लेकिन लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, लेकिन मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मैं नरगिस के मसले के लिए यहाँ आई हूँ। और ये नरगिस कौन है? नरगिस मेरी पड़ोसन है थानेदार साहब, इसने गहरी संजीदगी से बताया, और इसकी जान को खतरा है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसा खतरा? मुझे डर है कि नरगिस का घर वाला उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, उसने सनसनीखेज अंदाज में बताया। ओह, मैं गहरी नज़र से अपने सामने बैठी हुई खुर्शीद बेगम को तकने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि नरगिस का शौहर उसका दुश्मन है और उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जी, वो पुरस्कार अंदाज में बोली। जावेद इसे धमकी दे रहा था। जावेद? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है कि नरगिस का घर वाला? जी, मैं इसी की बात कर रही हूँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ज़रा वजाहत करो, मैंने इस्तरारी लहजे में कहा। तुमने कब जावेद को किस किस्म की ख़तरनाक बातें करते सुना है? मेरा मतलब है कि वो कब अपनी बीवी को धमकी दे रहा था? वो जी, बात दरअसल ये है कि वो तफसील बताने लगी। दोनों मियाँ बीवी में खटपट तो काफ़ी अरसे से चल रही है। यूँ समझे कि जब से शादी हुई है एक दिन भी इनमें इत्तेफाक और प्यार देखने को नहीं मिला। एक का मुँह और मिजाज मशरिक़ है तो दूसरे का मगरिब। हर रोज़ एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता है। और इनकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मैंने इसकी बात काटते हुए पूछा। 6 साल तकरीबन। मैंने एक अहम सवाल किया, इनके बच्चे कितने हैं? कोई नहीं थानेदार साहब, वो मायूसी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि शादी के 2-3 साल बाद तक अगर मियाँ बीवी साहिबे औलाद ना हो पाएँ तो इनमें तू तकार और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये कोई ख़ास बात नहीं है। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ़ नहीं करूँगी थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ज़माने में मेरे और तालिब हुसैन के बीच भी इसी किस्म की सरजंग जारी रहती थी। फिर रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो गया। लेकिन वो सांस संभाल करने के लिए थमी, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। मैंने खुर्शीद बेगम के मामला कुछ और को एक तरफ रखते हुए पहले ये पूछ लिया, ये तालिब हुसैन कौन है? तालिब हुसैन मेरा घर वाला है जनाब, उसने बताया। अच्छा अच्छा,
मैंने जल्दी से इस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। शादी के बाद औलाद न होने की वजह से तुम मियाँ बीवी में नोक झोंक होती रहती थी, फिर रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो गया। अब आप लोगों के कितने बच्चे हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक खुर्शीद बेगम की उम्र 40 के आसपास रही होगी। अगर इसकी शादी को 15 साल भी हुए थे तो इस वक्त उसके 5-6 बच्चे तो होना ही चाहिए थे, लेकिन इसके जवाब ने मेरे अंदाजे की ऐसी तैसी कर दी। अभी तक एक भी बच्चा नहीं है, वो गहरी संजीदगी से बोली। और अब आगे और क्या हो सकता है? हम दोनों मियाँ बीवी तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। मायूसी गुनाह है खुर्शीद बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो कादर मुतलिक है, रहीम व करीम है। वो बुढ़ापे की कई मंजिलें तय करने वाले। हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को इनकी बांझ बीवी में से हज़रत याहिया जैसी औलाद दे सकता है तो वो ज़ात पाक तुम पर भी मेहरबान हो सकता है। मैं बिल्कुल, हम दोनों अल्लाह की रहमत और करम से मायूस नहीं है थानेदार साहब, वो चटानी लहजे में बोली। बल्कि बात यह है कि हमने औलाद के बगैर एक दूसरे के साथ खुश और मुतमईन रहने का ढंग सीख लिया है। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता कर रखा है उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, और जो कुछ हमें मयस्सर नहीं इस पर हमने सब्र कर लिया है। इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। जो शख्स अल्लाह की रज़ा पर साबिर व शाकिर है वो जिंदा दिल है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, तुम्हारा घरवाला क्यों नहीं आया? उसूली तौर पर तो ये शिकायत लेकर तालिब हुसैन को थाने आना चाहिए था, या कम से कम उसे तुम्हारे साथ तो आना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो उदास लहजे में बोली, लेकिन तालिब हुसैन के साथ एक ऐसी मजबूरी है कि वो आपके पास नहीं आ सकता था। कैसी मजबूरी खुर्शीद बीवी? मैंने दिलचस्पी लेते हुए इस्तफसार किया। तालिब हुसैन माजूर है, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। उसकी दोनों टांगें घुटनों पर से कटी हुई हैं। ओह, मैं एक बोझल नज़र उस पर डालते हुए हमदर्दी भरे अंदाज में पूछने लगा, कोई हादसा वगैरह पेश आ गया था? बहुत ही संगीन और इबरतनाक हादसा, वो दुखी लहजे में बोली। यह तहरीक आज़ादी की एक यादगार है थानेदार साहब। मैं यकटुक उसे देखता चला गया। मेरे पूछने पर खुर्शीद बीवी ने धीमे लहजे में मुझे बताया कि क़याम पाकिस्तान के वक्त तालिब हुसैन भी तहरीक आज़ादी का एक सरगर्म रुकन रहा था, और हिंदुओं से एक मार्के के दौरान में उसकी दोनों टांगें कट गई थीं। इस ज़मीन में खुर्शीद बीवी ने मुझे एक दर्दनाक कहानी सुना डाली थी। ये कहानी चूँकि ज़ेर नज़र दास्तान का हिस्सा नहीं, इसलिए मैं तालिब हुसैन को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की तफसील में नहीं जाऊँगा। ताहम इसकी बिप्ता के आखिर में मैंने ये ज़रूर पूछा था, तुम दोनों की गुज़र औक़ात कैसे होती है खुर्शीद बीवी? 8-10 एकड़ ज़राई अराज़ी है थानेदार साहब, उसने बताया। मैं और तालिब हुसैन तो खेती बाड़ी के काबिल हैं नहीं, इसलिए हमने ये ज़मीन एक मज़ारे को ठेके पे दे रखी है। साल में ये ज़मीन इतना अनाज पैदा कर देती है कि हमारी गुज़र बसर बहुत अच्छे और बाइज़्ज़त अंदाज में हो जाती है। अल्लाह का बड़ा करम है, इसने किसी का मोहताज नहीं रखा। बेशक आप दोनों अल्लाह की इस नवाजिश पर उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, खुर्शीद बीबी, तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि नरगिस और जावेद के दरमियान होने वाले झगड़े की बुनियादी वजह औलाद का ना होना नहीं है, बल्कि वहाँ मामला कुछ और है। तो ये मामला क्या है? इस घर में फसाद की 2 जड़ें हैं थानेदार साहब, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए बताया। एक जावेद की माँ यानी नरगिस की सास रहमत बीबी, और दूसरी जावेद की बड़ी बहन खालदा। इन दोनों औरतों ने नरगिस की ज़िंदगी को पिछले 6 साल से जहन्नम का नमूना बना रखा है। और जावेद इस मामले में क्या कहता है? मैंने पूछा। उसका किरदार क्या है? अगर वो किसी काबिल होता तो फिर मसला ही क्या था? वो उकताहट आमेज़ लहजे में बोली। वो कमबख्त अपनी माँ और बहन का गुलाम है, इन्हीं के इशारों पर नाचता है। आप लोग इनके पड़ोसी हो, मैंने कहा। आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों को फ़र्दन फ़र्दन समझाएं। मेरा ख़्याल है ये मामला इतना पेचीदा नहीं कि पुलिस की मदद की ज़रूरत पेश आए। आप ठीक कहते हैं, वो मुझसे इत्तेफाक करते हुए बोली। हमने इब्तिदा में अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ये कोशिश करके देख ली है थानेदार साहब। जावेद और उसकी माँ बहन को कतन ये पसंद नहीं कि हम इनके घरेलू मामलात में बढ़ चढ़कर मुदाखलत करें। मजबूरन हमने खामोशी इख्तियार कर ली, और शायद हमारी ये खामोशी बरकरार ही रहती कि पिछली रात मैंने इत्तेफाक से जावेद की बातें सुन ली। वो बड़े ख़तरनाक अंदाज में नरगिस को धमका रहा था। सच्ची बात ये है कि इसकी बातें सुनकर मुझे डर महसूस हुआ था।
मैंने तालिब हुसैन से जिक्र किया तो वो भी परेशान हो गया और फिर मुझे मशवरा दिया कि हमें इन हालात की पुलिस को खबर कर देना चाहिए। कल कलां कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। और अब मैं आपके सामने बैठी हूँ। मसलन वो किस किस्म की खतरनाक बातें कर रहा था? मैंने पूछा। बस वो नरगिस को डरा धमका रहा था कि ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, खुर्शीद बीबी, तुम जिस नौयत की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो वो अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन ये बताओ कि इन मियाँ बीवी के मामले में भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप इस इलाके के थानेदार हैं, वो करारी आवाज में बोली। आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके लिए भला क्या मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस को भी कार्रवाई करने के लिए किसी उसूल और ज़ाब्ते का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने कहा, तुम्हारे मुताबिक इस घर में नरगिस के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया, लेकिन मुझे किसी कार्रवाई के लिए नरगिस की तायद की ज़रूरत होगी। जब तक खुद नरगिस या इसके मैके का कोई करीबी रिश्तेदार मुझसे शिकायत ना करे, मैं भला जावेद या इसकी माँ और बहन पर किसी किस्म का दबाव कैसे डाल सकता हूँ? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ, वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। किसी वक्त नरगिस को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं इसकी ज़बानी उसकी कहानी सुनकर कोई फैसला करता हूँ कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। ये मुमकिन नहीं है थानेदार साहब, वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोली। इन लोगों ने बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है नरगिस पर, इसे कहीं आने जाने भी नहीं देते। मैं तो पड़ोसन हूँ, इसलिए इसके दुख की खबर है मुझे। जावेद इस पर बहुत जुल्म करता है, कई माह तक इसे मैके भी नहीं जाने देता। वो किसी बेबस कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही है। क्या इसके मैके में इसके दर्द से कोई वाकिफ नहीं है? मैंने एक अहम सवाल किया। मेरा ख्याल है कि नरगिस के माँ बाप को बड़ी हद तक इसके हालात का इल्म है, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। लेकिन आप तो जानते हैं बेटी के माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। हाँ, शादीशुदा बेटियों के वालिदैन बसा औक़त बहुत कमज़ोर और बेबस हो जाते हैं, मैंने खुर्शीद बीबी की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। फिर पूछा, नरगिस का कोई और भाई बहन? एक छोटा भाई है, 12-13 साल का, उसने जवाब दिया। इस बच्चे को अपनी बहन के मसाइल का पूरी तरह एहसास भी नहीं होगा। ठीक है खुर्शीद बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम इत्मीनान से घर जाओ, मैं कोई हल निकालता हूँ इस मसले का, अल्लाह बेहतर करेगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गई। खुर्शीद बीबी जो मसला लेकर मेरे पास आई थी, इसका कोई सर पैर नहीं था। मतलब ये कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मसलूम नरगिस के लिए एक थानेदार की हैसियत से क्या कर सकता हूँ। खुर्शीद बीबी का जज्बा हमदर्दी और हक़ हमसायगी अपनी जगह, लेकिन ऐन मुमकिन था कि वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती अंदाज में नरगिस के लिए सोच रही हो। ऐसा हो सकता था कि मियाँ बीवी के घरेलू झगड़े की एक असली अवधि हकीकत है और कोई भी जी शऊर शख्स इस हकीकत की वक़्फ़-पज़ीरी से इनकार नहीं कर सकता। मैं रात सोने से पहले भी देर तक इस मसले पर गौर व फिक्र करता रहा। खुर्शीद बीवी को तो मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर थाने से रुखसत कर दिया था, लेकिन इस सिलसिले में कोई अमली कार्रवाई करने के लिए मेरे जहन में बाकायदा किसी किस्म का लाहे अमल हरगिज़ नहीं था। अगली सुबह मैंने एक फुर्तीले किस्म के कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी कि वो निहायती खुफिया अंदाज में नरगिस के शौहर जावेद के बारे में मालूमात हासिल करके मुझ तक पहुँचाए। मैं जब तक इसके हवाले से बुनियादी बातों से वाकिफ़ न हो जाता, कोई अमली कदम उठाने या उसे थाने में बुलाकर पूछताछ करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मगर मेरा हमेशा से ये उसूल रहा था कि मैं खामखा की तफ्तीश की ज़रूरत महसूस नहीं करता जब तक किसी शख्स के मुजरिम होने का मुझे शक न हो जाए। मैं इसे एक थप्पड़ मारना भी हिमाकत और बेवकूफ़ी ही समझता हूँ, और जावेद का मामला तो फ़िलहाल कुछ था भी नहीं। 2 रोज़ के बाद उस कांस्टेबल ने मुझे रिपोर्ट दी जिसे मैंने जावेद की टोह लेने पर मामूर किया था। नासिर अली नामी इस कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि जावेद एक मोटा ताज़ा और बेहंगम सा शख्स था। उसकी उम्र 27-28 साल रही होगी। वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेल बाज़ार में कपड़े की एक दुकान चलाता था और सारा दिन इस दुकान पर बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म का कपड़ा फ़रोख्त करता था। खुर्शीद का घर भी रेल बाज़ार के पिछवाड़े था। मेरा थाना इस सड़क के किनारे पर वाक़ था जो लायलपुर और लाहौर को आपस में मिलाती थी, और इसी सड़क की दूसरी जानिब कस्बा जलालपुर आबाद था।
मज़कूरा सड़क से थोड़े फासले पर रेलवे लाइन गुजरती थी। रेलवे स्टेशन के एन सामने सड़क से जो बाजार कस्बे की अंदरूनी सिमत जाता था वो रेल बाजार कहलाता था। मुझे जलालपुर के इस थाने में तैनात हुए अभी सिर्फ 2 माह हुए थे। मैं जुलाई के इख्तिताम पर यहाँ आया था और अब माह अक्टूबर चल रहा था। कांस्टेबल नासिर अली से हासिल होने वाली मालूमात ऐसी नहीं थी कि मैं कोई सख्त किस्म का एक्शन लेता। अलबत्ता ये ज़रूर पता चला था कि जावेद गुस्से का बहुत तेज़ था और दुकान पर आने वाले अक्सर ग्राहकों से भी उसका झगड़ा हो जाता था। कई मर्तबा पड़ोसी दुकानदारों से भी उसकी लड़ाई हो चुकी थी। तल्ख कलामी तो एक मामूल की बात थी। यही हाल घर के अंदर का भी था। मुझे बताया गया था कि घर के अंदर जावेद के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर उभरती रहती हैं और बीवी के साथ भी उसका झगड़ा चलता रहता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जावेद पर हाथ डालने के लिए मुझे कोई भी माकूल बहाना नहीं मिल सका और मैं इस किस्से को भूल भाल गया। इस किस्से को भूलने का एक सबब यह भी था कि पहले दिन के बाद फिर कभी खुर्शीद बीबी ने या नरगिस की किसी और हिमायती ने थाने का रुख नहीं किया था। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस थाने में मेरी तैनाती को अभी सिर्फ 2 माह हुए थे। किसी भी थाने में तकर्रुरी के इब्तिदाई दिनों में काम ज़्यादा होता है। जाने वाला थानेदार कौन से मामले को किस हाल में और कैसे छोड़कर जाता है और आइंदा इस मामले को किस अंदाज में टैकल करना है, ये सब सोचना और उसके लिए लाहे अमल बनाना एक दिक्कत तलब काम है। मैं इस काम में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि मुझे अपने खाने पीने और सोने जागने का भी होश नहीं रहा। इन हालात में मैं जावेद और नरगिस को कहाँ याद रखता। चंद दिन बाद की बात है। मैं एक रोज़ हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुँचा तो पता चला कि खेतों में किसी मर्द की लाश पड़ी है। ये एक चौंका देने वाली खबर थी। मैंने इत्तला लाने वाले कांस्टेबल से पूछा, तुफैल, वो लाश किसकी है और कहाँ से मिली है? जनाब, 2 बंदे अभी ये खबर लेकर थाने आए हैं। तुफैल मुझे तफसील से आगाह करने लगा। इनका कहना यह है कि मकतूल का ताल्लुक जलालपुर से है। वो मरने वाले का नाम जावेद बताते हैं। जावेद का नाम सुनकर मैं चौंका और मुझे याद आया कि खुर्शीद बीबी ने भी मुझसे किसी खर दिमाग जावेद का जिक्र किया था जो अपनी बीवी नरगिस के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती किया करता था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि कहीं ये वही जावेद तो नहीं। तुफैल, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बातों से ये महसूस हो रहा है कि इत्तला लाने वाला खुद जलालपुर के वसनीक नहीं है, वरना वो ये न कहते कि मकतूल का ताल्लुक जलालपुर से है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब। कांस्टेबल तुफैल असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो दोनों मज़ चकबत्ती से आए हैं और जावेद नामी इस शख्स की लाश भी इन्हीं के चक के नज़दीक खेतों में पाई गई है। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। चक से मुराद आप एक गांव समझ लें। चकबत्ती यानी नंबर 32 मेरे थाने के जुनूब में लगभग 4 मील के फासले पर वाक़ था। ये एक छोटा सा गांव था जहां ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर आबाद होंगे। मैंने इत्तला लाने वाले दोनों अफराद को अपने कमरे में बुला लिया। वो शक्ल सूरत से आम से देहाती नजर आते थे। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया और ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, क्या तुम लोगों को यकीन है कि जिस जावेद की लाश तुम्हारे गांव के खेतों में पड़ी मिली है वो जलालपुर ही का रहने वाला है? पक्का यकीन है सरकार, इनमें से एक मजबूत लहजे में बोला। हम भला इस जावेद को पहचानने में कैसे गलती कर सकते हैं? क्या मतलब? मैंने घूर कर उस शख्स की तरफ देखा। तुम लोग गलती क्यों नहीं कर सकते? क्या मरने वालों के साथ तुम लोगों का याराना था? याराना नहीं था माई बाप, दूसरे शख्स ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। लेकिन जावेद हमारे पिंड का जवाई था जनाब। हम पिछले 5-6 साल से उसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसकी शनाख्त में किसी गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिंड का जवाई और 5-6 साल के अल्फाज ने मुझे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया और खुर्शीद बीवी की कही हुई बातें मेरे जहन में घूमने लगीं। मैंने बारी बारी इन दोनों की जानिब देखते हुए पूछा, क्या आप लोग इस जावेद की बात कर रहे हैं जिसकी शादी 6 साल पहले नरगिस से हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, वो बैक ज़बान होकर बोले। नरगिस का ताल्लुक हमारे ही चक से है। वो 6 साल पहले ब्याह कर जलालपुर आई थी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, क्या तुम लोग सीधे थाने आए हो या तुमने जावेद के घर वालों को इस वाक़े की इत्तला दे दी है? अभी तो हम सीधे थाने ही आए हैं जनाब, इनमें से एक ने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब जो आपका हुक्म हो। तुम दोनों बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों के साथ चाय बकुआ की तरफ चलता हूँ और जहाँ तक जावेद के घर वालों को
इस अंधोनाक वाक़ये के बारे में बताने का मामला है तो मैं इसका इंतज़ाम कर देता हूँ। वो उठे और कमरे से बाहर निकल गए। आइंदा 15-20 मिनट में मैंने थाने के मामलात को सीधा किया, फिर एएसआई मुराद खान की मईयत में जाए वारदात की जानिब रवाना हो गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो दोनों इतला कुनिंदगान भी मेरे हमरा ही थे। मैंने थाना छोड़ने से पहले जावेद के घर इस अफसोसनाक वाक़ये की खबर पहुंचा दी थी। हमारा टांगा जब मौजा चक 32 पहुंचा तो इस वक्त धूप चारों तरफ फैल चुकी थी। वो माह अक्टूबर का वस्त चल रहा था। चावल की फसल का इख्तिताम था। अक्सर खेतों में फसल की कटाई हो चुकी थी और पास में अभी फसल खड़ी नजर आ रही थी। जावेद की लाश भी एक ऐसे ही खेत में पड़ी मिली थी जिसके अंदर चावल की फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं एएसआई के साथ मौके वारदात पर पहुंच गया। जैसा कि मैंने बताया, जलालपुर से एक कच्चा रास्ता चक 32 तक आता था जिस पर टांगे, बैलगाड़ियां, घोड़ों और साइकिलों वगैरह की आमदोशुद जारी रहती थी। चक 32 और जलालपुर के दरमियान लगभग 4 मील का फासला हाइल था। मज़कूरा कच्चे रास्ते की दोनों जानिब खेतों का सिलसिला तहद निगाह फैला दिखाई देता था। जावेद की लाश जिस खेत के अंदर से पड़ी मिली थी वो इस कच्ची सड़क के किनारे से लगा हुआ था और लाश भी खेत के इब्तिदाई हिस्से ही से दरियाफ्त हुई थी, बस 8-10 फीट खेत के अंदर। मैंने उकड़ू बैठकर उसका जायज़ा लिया। जावेद ने मौसम की मुनासबत से एक सादा सा शलवार सूट ज़ेबतन कर रखा था। पाँव में चमड़े की खुली चप्पल थी और उसका सर बुरी तरह जख्मी था। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि जावेद की खोपड़ी को निशाना बनाया गया था। डंडों सोटों की मदद से उसके सर पर बहुत कारी वार किए गए थे जिनके नतीजे में उसकी खोपड़ी कई जगह से बुरी तरह चटक गई थी और यही इसकी मौत का सबब भी नजर आता था। चटकी हुई खोपड़ी से खारिज होने वाला खून उसके चेहरे और गर्दन पर जम चुका था जिससे यही जाहिर होता था कि इसे रात के इब्तिदाई हिस्से में मौत के घाट उतारा गया था। मौत की गहरी नींद सोने वाले जावेद के दोनों बाजू भी मुख्तलिफ मकामात से बुरी तरह घायल थे जिससे पता चलता था कि मरने से पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे थे। ताहम इसकी कोई पेश नहीं चल सकी और खोपड़ी के अलावा उसके दस्तों बाजू भी जख्मी होते चले गए। बिलाखिर वो कटे हुए दरख्त के मानिंद ज़मीन बोस होकर इस जहां से उस जहां में मुंतकिल हो गया था। मैंने मकतूल की जामा तलाशी ली तो उसकी जेबों से मुख्तलिफ छोटी मोटी अशिया के अलावा 200 रुपये की नकद भी बरामद हुई। इस ज़माने में 200 रुपये एक अच्छी खासी रकम समझी जाती थी। एक आम आदमी की तनख्वाह 50-60 रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी। 20 से 25 रुपये में एक मुतवस्सित ख़ानदान का महीने भर का राशन आ जाता था। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जावेद को लूटने की गर्ज से मौत के घाट नहीं उतारा गया था। अगर ये आम रहज़नी या लूटमार की वारदात होती तो कातिल लुटेरे हरगिज़ इसकी जेब में मौजूद 200 रुपये छोड़कर नहीं जा सकते थे। गोया ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत की जाने वाली एक कातिलाना इंतकामी कार्रवाई हो सकती थी। मैंने ऊपर लफ्ज़ कातिल लुटेरे इस्तेमाल किए हैं जो कि जमा का सीगा है, यानी मेरे अंदाजे के मुताबिक कातिल 2 या 2 से ज़्यादा अफराद थे। जावेद के सर और दस्तों बाजू को जिस बुरे अंदाज में ज़ख्मी किया गया था इससे यही जाहिर होता था कि इस पर लाठियों और डंडों की बरसात कर दी गई थी। अगर ये किसी एक शख्स का कारनामा होता तो जावेद ना तो ऐसा शदीद घायल होता और ना ही इसकी मौत इतनी यकीनी होती। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसे घेर कर मौत के घाट उतारा गया था। लाश के मुआयने के दौरान ही में एक और सनसनीखेज भी इंकिशाफ हुआ। मैं जावेद की लाश को उलट पुलट कर उसका जायज़ा ले रहा था तो खेत की ज़मीन ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। जहाँ जावेद की लाश पड़ी थी वहाँ ज़मीन पर खून का एक धब्बा भी नज़र नहीं आ रहा था, ना खुश्क और ना ही तर, जबकि मकतूल के सर से खारिज होने वाले खून ने उसके चेहरे और लिबास को अच्छी तरह भिगो डाला था। ये कैसे मुमकिन था कि इसके बदन से निकलने वाला खून ज़मीन पर ना गिरता? हाँ, ये एक ही सूरत में मुमकिन था, जब जावेद को किसी और जगह कत्ल किया गया होता और उसकी लाश को लाकर खेतों में फेंक दिया गया होता। यकीनन यही बात थी। अभी तक तो मैं इस सवाल का जवाब तलाश करने में लगा हुआ था कि जावेद खेतों के अंदर क्या कर रहा था जब उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब सोच का एक नया दरवाज़ा खुल गया था। जावेद को किसी और जगह पर कत्ल करने के बाद यहाँ लाकर फेंका गया था, मगर कहाँ?